बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म के मुताल्लिक़ है और इसमें हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और हम ये देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का लिविंग ऑर्गेनिज़म में क्या रोल होता है। सबसे पहले हमें ये देखने के लिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये एक जेल लाइक फ्लूइड होता है और ये मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही हो या मुख्तलिफ़ एंजाइम्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो अंजाम पाते हैं और ये सेल एक्सपेंशन में मददगार साबित होता है कि सेल एक्सपेंड हो रहा होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करवाता है सेल को एक्सपेंड करवाने में। इसके अलावा ये ग्रोथ में अहम रोल है इसका। जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा फ्रीली, उतनी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर सकेगा प्लांट या एनिमल सेल। इसके अलावा ये रेप्लिकेशन करवाता है। एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स हैं वो मूव करते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए। साइटोप्लाज्म में जब मूवमेंट हो रही होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो उसमें किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिंपली जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ मटेरियल्स हैं वो मूव कर जाते हैं। और तीन मेजर एलिमेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के, जिसमें एक साइटोसोल है। पहला वाला जो एलिमेंट है वो साइटोसोल है, दूसरा वाला एलिमेंट ऑर्गेनेलीज हैं और तीसरा वाला जो एलिमेंट है वो इंक्लूजन्स है। साइटोप्लाज्म 80% वाटर पे कंसिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है और ये सब माइक्रोस्कोपिक ग्राउंड सेल सब्सटेंस होता है। ये नज़र नहीं आता माइक्रोस्कोप से। साइटोप्लाज्म की टर्म जो है वो सबसे पहले 1868 में रुडोल्फ वॉन कॉल्की-कर्ल ने 1868 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये जो मटेरियल है, ये द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ वॉन कॉल्की-कर्ल इन 1868 फॉर द मटेरियल which is filled in between cell membrane and nuclear membrane of eukaryotic cell and whole material inside cell membrane in prokaryotic cell। अब ये हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो सेल है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो मटेरियल है ये है साइटोप्लाज्म। ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ये मटेरियल जो है ये है साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में
क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो जितना भी यहाँ पे मटेरियल मौजूद है पूरे सेल में, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मैं बना रही हूँ, ये न्यूक्लियोइड है और ये इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये अमीबा है और यहाँ पे अमीबा में ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ब्लू कलर का ये वाला मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म है। ये वाला मटेरियल, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का रीजन है, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाली डायग्राम की, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में जो रीजन होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म। ये विस्कस होता है, थिक होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है थोड़ा सा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की गिर्द में होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। इसको हम साइटोसोल का नाम भी देते हैं। ये ज़्यादा इसके अंदर वाटर होता है और ये लेस विस्कस होता है, थिन होता है ये। प्रीवियसली साइटोजेल को एक्टोप्लाज्म कहा जाता था और साइटोसोल को एंडोप्लाज्म कहा जाता था। देखिए यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए इसके गिर्द में मेम्ब्रेन मौजूद है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये साइटोप्लाज्म है, देखिए ब्लू कलर का। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द पार्ट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखने के बाद हम देखेंगे इन सम सेल्स example amoeba, the cytoplasm has two distinct parts, an outer clear ectoplasm and an inner granular endoplasm in most cells। अब यहाँ पे भी मैंने आपको बात बताई थी कि कुछ सेल्स में जो आउटर रीजन होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं और कुछ जो इनर रीजन होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। जैसे अमीबा की मिसाल दी है
और पहले एक्टोप्लाज्म को साइटोजेल कहा जाता था और एंडोप्लाज्म को साइटोसोल कहा जाता था। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप साइटोप्लाज्म अपीयर एज सेमी फ्लूइड कोलाइडल। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हम ऐसी माइक्रोस्कोप की बात करेंगे जो आम जैसे विजिबल लाइट में जो है वो वर्क करती है। उसमें जब हम देखें तो जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड है, इस तरह का है कि पूरा जो है वो वाटर नहीं है, सेमी फ्लूइड है। कोलाइडल नेचर का है। कोलाइडल नेचर का मतलब क्या है कि थोड़ा अपने अंदर चीज़ों को रखने की सलाहियत रखता है, अपने अंदर जब्स करवाने की, एब्जॉर्ब करवाने की सलाहियत रखता है। और इसके अंदर ये जो कोलाइडल नेचर है, जैसे कि इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं जो जेली लाइक, जैसे कोलाइडल नेचर की बात कर रहे हैं तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है, लेकिन वाटर सेमी फ्लूइड है और जेली लाइक का सब्सटेंस है, जिसकी वजह से हम इसको कोलाइडल नेचर का नाम दे रहे हैं। The cytoplasm exhibit active streaming movement around the inner surface of the cell. This movement is known as cyclosis. साइटोप्लाज्म जो एंडोप्लाज्म है, साइटोसोल वो अंदर की तरफ इनर साइड पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो एंडोप्लाज्म है वो एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है, जो लेस विस्कस है, जो थिन है, जो वाटर लाइक है, और वो मुसलसल सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करता रहता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑक्यूपाइंग एज मच एज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं जो सेल की वॉल्यूम का हाफ जो है वो उन ऑर्गेनेलीज की मदद से जो है वो पूरा होता है। और फ्लूइड लाइट साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, जो एंडोप्लाज्म है, और जो इनर साइड पे होता है साइटोसोल कहलाता है। वो लिटरली सेल सॉल्यूशन इन विच द ऑर्गेनेलीज रिसाइड। जो एक्टोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ होता है, ये एक्टोप्लाज्म है इस तरफ, और ये एंडोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्म है और ये एक्टोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोजेल और एंडोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोसोल। अब ये जो साइटोसोल है, जो प्रीवियसली एंडोप्लाज्म कहा जाता था, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है इस तरीके से। जो वाटर जो रेटेड है, जो लेस जिसके अंदर इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं है, वो मुसलसल इस तरह से एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है। और उसके अंदर ये जो साइटोसोल है उसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ोल्व जो है वो मिनरल्स और वाइटामिन्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्व हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरे सेल्स में जो है वो सर्कुलेट करती रहती है इस तरीके से। ये देखें ऐसे मूव करती रहेंगी। इसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं, शुगर है, अमाइनो एसिड है, ये इस तरह से मूव करता रहेगा। और एक और बात यहाँ पे हम डिस्कस करें कि अगर हम बात करें तो जो अगर मैं ये सेल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो साइड पे जो एरिया, यहाँ पे जो एरिया है साइड पे, इसमें इतने ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते जो आउटर साइड पे है। साइटोजेल में जो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो इनर साइड पे मौजूद हैं, जो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो इनर साइड पे मौजूद हैं। और फिर इन्हीं इनर साइड में जो साइक्लोसिस का प्रोसेस है वो होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में,
ताकि जो है वो इन ऑर्गेनेलीज़ को जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिलती रहें। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, ये हमने डिस्कस कर लिया। द साइटोसोल इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड अदर मटेरियल्स। जो साइटोसोल है, जिसे प्रीवियसली एंडोप्लाज्म कहा जा रहा था, जो साइटोसोल है, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो साइटोसोल है, इस साइटोसोल में जो वाटरी है, जिसे एंडोप्लाज्म कहा जा रहा था, इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर डिज़ोल्व जो भी सारी चीज़ें सेल के अंदर बाहर से अंदर आ रही हैं या सेल खुद प्रिपेयर कर रहा है, उस वाटरी सॉल्यूशन साइटोसोल के अंदर शुगर स्टोर हो गया है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, सॉल्ट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो गई हैं। और स्टोर होने के बाद वो मुसलसल जो है वो साइक्लोसिस के प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर रही हैं। द साइटोसोल इज़ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट मौजूद है, शुगर मौजूद है, अमाइनो एसिड मौजूद हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैटी एसिड्स भी हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ फ़ैट्स से रिलेटेड जो हैं वो फ़ैट बनाने वाले जो हैं वो मॉलिक्यूल्स का नाम है। न्यूक्लियोटाइड्स ATP, NADPH, इसके अलावा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, पायरिमिडीन, प्योरीन और दूसरे मटेरियल जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं और सेल्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो मूव करवाते हुए जाते रहते हैं। GTP, ATP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ADP मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म इज़ नॉट अ सिंपल कोलाइड सिंस इट्स कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइन्यूट ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेल लाइक सब्सटेंस नहीं है, कोलाइडल नेचर का नहीं है जो अपने अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर करता है या अपने अंदर डिज़ोल्व करवा लेता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ भी मौजूद हैं। और ऑर्गेनेलीज़ कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, XYZ। ये देखें। इसके अलावा ये इसके अंदर मैश ऑफ टाइनी फिलामेंट्स द माइक्रोफिब्रल्स गिविंग रिजिडिटी टू सेल्स। इसके अंदर मैश ऑफ टाइनी फिलामेंट्स हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे फिलामेंट्स मौजूद हैं। ये बेसिकली जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, इन फिलामेंट्स को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन है यहाँ पे। ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं, इनमें होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। इनके अंदर होता है माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनकी वजह से जो है वो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे क़ायम रहते हैं। इनके ये सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म अपनी जगह पे मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं होता कि साइटोप्लाज्म जो है वो किसी एक जगह पे जाके स्टक हो जाए। देखिए, ये साइटोप्लाज्म है। ऐसा नहीं होता कि साइटोप्लाज्म नीचे ज़मीन में या बेस में या साइडों पे, किनारों पे ऐसे डिपॉजिट हो गया। साइटोप्लाज्म जो है वो पूरे सेल में फैली हुई हालत में मौजूद रहता है, सेपरेट हुआ हुआ रहता है। क्यों सेपरेट हुआ हुआ रहता है?
क्यों सेपरेट हुआ हुआ रहता है, ऐसे क्यों रहता है फैली हुई हालत में, फर्म पोजीशन में? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ ऑर्गेनेल्स को अपने साथ अटैच करवाते हैं, ऑर्गेनेल्स को मूव करवाते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे बैठ के ट्रैवल करके, एग्जिस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और इनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो मैश ऑफ टाइनी फिलामेंट्स नज़र आते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। ये इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, और ये इस तरीके से देखें मैश ऑफ, ये एमीबा जो है ये यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये जो इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट हैं ये इन सीडोपोडिया में ये जो माइक्रोफिलामेंट हैं ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से सीडोपोडिया जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक जगह की तरफ जिस भी डायरेक्शन में से जाना है मूव कर जाएगा। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मैनी ऑर्गेनेलीज एंड इवन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म आर थॉट टू अटैच टू द साइटोस्केलेटन। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म बसाते खुद भी कहा जाता है कि साइटोस्केलेटन के साथ अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल उसके गिर्द में उनकी रैपिंग हो जाती है जैसे साइटोस्केलेटन है। तो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अटैच हुए होते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है वो इसके गिर्द में इस तरीके से बिल्कुल इसको इस तरीके से घेरा हुआ होता है। इस तरीके से बिल्कुल ओवरलैपिंग हुई हुई होती है। तो ये ना सिर्फ साइटोप्लाज्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको उसकी जगह प्रोवाइड करते हैं, जैसे बोन्स का काम करते हैं, जिन बोन्स के गिर्द में मसल्स मौजूद होते हैं। अगर हम बोन्स की बात करें, ये बोन है, अगर हमारे पास कोई भी बोन है तो इसके बोन्स के सराउंडिंग में क्या मौजूद है? मसल्स मौजूद हैं, जो अब ये बोन्स जो हैं वो मसल्स जो हैं वो बोन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इन साइटोस्केलेटन के गिर्द में जो है वो अच्छी तरह से ओवरलैप्ड हो जाता है, और इस तरह से साइटोप्लाज्म की ना सिर्फ जगह मेंटेन रहती है बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को सवार भी करवा कर या कैरी करवा कर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में मदद करता है। जैसे किसी ऑर्गेनेल को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को कहीं जाना है तो वो इस तरीके से ज़्यादातर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से ये यहाँ से इसके ऊपर कैरी करते हैं और फिर यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ भी जाना है। यानी कि सब साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो इन्हें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी क्योंकि वो थिक है। तो ये जो फाइबर्स हैं ये इनको अपने ऊपर अटैच करवा के आराम से, जो ऐसे हमारे यहाँ समंदर को पार करने के लिए बोट्स होती हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे समंदर है, ओशन है, और फिर इसमें जैसे हमारे पास जजीरे होते हैं, इसी तरह से कुछ की यहाँ पे ये इस तरह से साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बड़ी आसानी से अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म इज ट्रांसल्यूसेंट ग्रैन्युलर लिक्विड, ये एक कलरलेस जो है वो ग्रैन्युलर लिक्विड है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट ग्रैन्युलर लिक्विड, इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल। ये जो है कंसिस्ट करता है एक
ग्राउंड सब्सटेंस होता है, एक बहुत ज़्यादा वाटरी सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं साइटोसोल। केमिकली इट कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर। जो साइटोप्लाज्म है वो कहा जाता है कि उसके अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल दी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। हार्मोन्स हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, amino acid, fatty acid, nucleotides, etc. The large molecules like proteins and lipids are also present in the form of colloidal semi-fluid। जो प्रोटीन्स हैं और जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के मोनोमर्स होते हैं फैटी एसिड्स और प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं अमाइनो एसिड। लेकिन इटसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो कोलाइडल सेमी फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं। वो साइटोप्लाज्म में थोड़े से इस तरीके से मौजूद होते हैं कि वाटरी सॉल्यूशन की सूरत में नहीं होते, वो जेल की सूरत में होते हैं। कोलाइडल उनकी थोड़ी नेचर जो होती है वो जेली लाइक होती है और कोलाइडल होती है। Observation under electron microscope revealed that the cytoplasm is not consist of liquid part only, it is also contains granular part called cytoplasmic organelles। ये जो आपको ग्रैन्युलर पार्ट नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म में, वो ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे राइबोसोम्स हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा मैश ऑफ टाइनी फिलामेंट्स हो गए। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, ये अगर साइटोप्लाज्म है हमारे पास, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास। ये सिर्फ लिक्विड ही नहीं है, साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। ये ऑर्गेनेलीज और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। The microfibrils which form a type of skeleton giving rigidity to cell and help unicellular organism in movement। ये जो माइक्रोफिब्रल्स हैं या माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं बोन्स की तरह। लाइक बोन्स, जो साइटोप्लाज्म जो सेल है वो रिजिड रहता है। ऐसा नहीं होता कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक तरफ जो है उसकी डायरेक्शन हो जाए, वो पूरी जगह पे मौजूद रहता है, हर जगह पे स्प्रेड हुआ होता है। और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं तो ये जो बोन्स हैं, ये साइटोस्केलेटन है या ये जो माइक्रोफिब्रल्स हैं या स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में मूव करवाता है। जैसे हमारे पास एमीबा को मूव करवाने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी ये जो साइटोस्केलेटन है ये इस तरफ मूव कर जाएगा, और जब साइटोस्केलेटन मूव करेगा तभी जो है वो साइटोप्लाज्म उस डायरेक्शन में जाके सीडोपोडिया को फॉर्म करेगा, और सीडोपोडिया जब फॉर्म होंगे तो वो एमीबा जो है वो उस तरफ मूव करने लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर थॉट टू बी अटैच विद दिस स्केलेटन। ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो ख्याल किया जाता है, सोचा जाता है, देखा जाता है, ये रिसर्च की गई कि वो इस साइटोस्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं, वो इधर उधर नहीं, उनको बाकायदा सपोर्ट, जैसे मसल्स के साथ मसल्स बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, तो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें और उनको उनकी अपनी पर्टिकुलर जगह जो है वो मिली रहे। The cytoplasm exhibit active streaming movement around the inner surface of the cell called cyclosis। जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहा होता है सेल के इनर साइड की तरफ, जिसे हम नाम देते हैं साइक्लोसिस का। जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहा होता है इनर साइड पे, जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म। ये जो मूवमेंट हो रही है ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है सेल के कंटेंट की, सेल्स के मटेरियल की साइटोप्लाज्म के अंदर।
ताकि साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हों। इट इज़ कंसीडर्ड द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन टू एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये जो साइक्लोसिस का प्रोसेस है ये फंडामेंटल, इसको जगह हासिल है, फंडामेंटल पोजीशन हासिल है कि ये तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, चाहे वो जीन एक्सप्रेशन हो रहा हो, चाहे साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा हो, राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सारे जो जीन्स बना रहे हैं, जो अमाइनो एसिड बन रहे हैं, जो प्रोटीन बन रहे हैं, इनके अंदर अगर यहाँ पे राइबोसोम के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसफ़र जो आरएनए है यहाँ पे मौजूद है, ट्रांसफ़र आरएनए ये अमाइनो एसिड को अटैच करवा रहा है। तो अमाइनो एसिड कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म से ये अटैचमेंट हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, तो प्रोटीन बन रही है यहाँ पे। प्रोटीन बनने के बाद ये जो प्रोटीन बन रही है ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो प्रोटीन को मूव करवाने का काम सेल के अंदर, प्रोटीन जो मूव कर रही है सेल के अंदर, ये किस वजह से मूव कर रही है? अब ये प्रोटीन बन गई, ये प्रोटीन यहाँ पे बन गई। अब इसको मूव कौन करवा रहा है? साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस के ज़रिए के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन एक ही जगह मौजूद ना हो, वो मुख्तलिफ जगहों पे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्रेब्स साइकिल हो रहा है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है, वाटर फॉर्म हो रहा है, 36 ATP जनरेट हो रहे हैं। तो वो जो क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो रहा है, उस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में जो ATP फॉर्म हो रहे हैं, जो NADPH फॉर्म हो रहे हैं, जो वाटर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इवनली जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है, ग्लूकोज जो टूट रहा है साइटोप्लाज्म में। तो वो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिस जिस पर्टिकुलर जगह पे उन चीज़ों को लेकर जाना, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स के पास ATP को लेकर जाना। क्रेब्स साइकिल में ATP से ATP बनने के बाद मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के पास ATP को लेकर जाना, वो साइटोप्लाज्म का काम है। और वो जाएंगी कैसे? एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे It is considered the seat of all metabolic activities from gene expression to energy production processes as like glycolysis and Krebs cycle. The energy is captured and converted here in chloroplast. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में जब हम बात करते हैं, अब फिर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो सनलाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP और NADPH2 की मदद से कार्बोहाइड्रेट में, केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, ये इस पूरे प्रोसेस में साइटोप्लाज्म का एक अहम रोल है। जो साइटोप्लाज्म जो है वो मुख्तलिफ़ क़िस्म के केमिकल्स को कार्बोहाइड्रेट के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास लेकर जाता है। वाटर की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, डिफ्यूज़न के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, डिफ्यूज़न के ज़रिए वाटर अंदर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, एनर्जी जो कैप्चर्ड होती है और कन्वर्ट होती है, वो एनर्जी कैसे कैप्चर्ड होती है? एनर्जी जो है वो साइटोप्लाज्म के ज़रिए कैप्चर्ड होती है और फिर देन ट्रांसफ़र होती है। क्लोरोप्लास्ट सेल में मौजूद है और सेल, यहाँ पे अगर एनर्जी कैप्चर्ड हो रही है सनलाइट, तो पहले साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज़ करेगी और साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज़ करने के बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट के पास जाएगी और फिर क्लोरोप्लास्ट पे जाने के बाद वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए फिर वो ATP और NADPH2 में कन्वर्ट होगी। ATP और NADPH2 में कन्वर्ट होने के बाद ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी जो है वो स्ट्रोमा में कन्वर्ट हो जाएगी और स्ट्रोमा में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी और किस में कन्वर्ट कर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिड्यूस करने के बाद
कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कहीं अपने साथ लेकर नहीं आए, ये साइटोप्लाज्म से ही इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। It also perform the functions of molecular modification to detoxification, storage in vacuole and other organelles। ये जो है वो मॉलिक्यूल्स को ना सिर्फ मॉडिफाइड करता है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसकी मदद से ये मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाइड कर लेता है, चेंज कर देता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने साथ मिला के, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स को साथ मिला के, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स को साथ मिला के कि वो जो है वो सेल के लिए सूटेबल हो जाएं, या सेल्स को अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको डिटॉक्सिफाई भी करने की सलाहियत रखता है। वैक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर उनको स्टोर कर लेता है, जिनको डिटॉक्सिफिकेशन होनी होती है, जैसे लाइसोसोम है इसके पास प्लांट वैक्यूल होते हैं, एनिमल वैक्यूल्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ जेली लाइक मटेरियल नहीं है, ये सब मिलके मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ की मदद से ये सारा काम करता है। तो पेरोक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, अल्कोहल का और हार्मफुल ड्रग्स का पेरोक्सीसोम एंड इसके अलावा मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन कहाँ होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, गोल्जी अपैरेटस में करवाता है ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉडिफिकेशन, पैकिंग। तो ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनेलीज़ भी साइटोप्लाज्म का ही पार्ट हैं। और ये साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेल लाइक सब्सटेंस नहीं है, ऑर्गेनेलीज़ भी इसका पार्ट है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी होती है ऑर्गेनेलीज़ के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन होती है और स्टोरेज होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वैक्यूल्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो सिग्नलिंग देता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये कैल्शियम आयन को सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसके अंदर कैल्शियम आयन जो है वो मूव करता रहता है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ को जो है वो सिग्नल जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, जब मैंने आपको समझाया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ये प्लांट्स में, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये जो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट हमें वैक्यूल के सराउंडिंग में भी, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इनर साइड पे तो हो ही रही होती है, लेकिन हम प्लांट्स की जब हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमें जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है वो प्लांट वैक्यूल के सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा वाज़े होती हुई नज़र आ रही होती है। इसके अलावा जब हम साइटोजेल की बात करते हैं, अभी मैंने आपको कोलाइडल सब्सटेंस का बताया, साइटोजेल का बताया, तो हम एक तो है साइटोसोल जो वाटरी पार्ट है साइटोप्लाज्म का जो साइक्लोसिस में इन्वॉल्व है, और एक है साइटोजेल। उस साइटोजेल को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो इंसॉल्युबल होता है और ये डायनेमिक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म को डेंसिटी प्रोवाइड करता है, उसको विस्कस फॉर्म प्रोवाइड करता है। और जो साइटोसोल है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद वाटर लाइक सब्सटेंस, उसको हम ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स हैं वो जो अभी मैंने आपको साइटोस्केलेटन का बताया है वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग एलोंगेटेड अनब्रांच्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो इस तरीके से हीलिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये इस तरीके से, ये माइक्रोफिलामेंट हो गए, ये अनब्रांच होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। तो इस तरीके से हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया डिटेल से। आई होप आपको अच्छी तरीके से साइटोप्लाज्म का डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।